हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी एप्लीकेशन पर जितने भी लेक्चर मैंने रखे हैं वो सारी तैयारी हो चुकी होगी और एक अपना यहाँ पर एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपका जनवरी 2021 का यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5। ओके, और यहाँ पर बहुत ही कॉमन से जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हमने कोर्स के अंदर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए आपको इस पेपर को सॉल्व करके। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इन्वेंटरी, लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो। ये तीन चीज आपको फाइंड करनी है। ओके, और 3 मार्क्स है। समझ जाओ, एक एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स रहेंगे। आपके पास सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, करंट रेशियो और फिर आपके पास एक टर्नओवर रेशियो है इन्वेंटरी का और एसिड टेस्ट रेशियो। अच्छा, ये एसिड टेस्ट रेशियो है ना, उसको आप लिक्विड रेशियो समझ सकते हो। ओके, लिक्विड रेशियो समझ लो। और अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। तो देखो, एक तो आपके पास सेल्स है, आपके पास एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पर सेल्स 10 लाख लिखूं और मुझे यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है जीपी, जो कि मुझे 30% दे रखा है, तो 10 लाख का अगर मैं 30% करता हूँ तो बेटा 3 लाख रुपए आता है। और ये जो 3 लाख रुपए है ना, वो माइनस करने के बाद आपको मिलेगा कुछ 7 लाख। और ये जो है ना, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको आप COGS बोलते हो, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप स्टॉक के बारे में पता लगा सकते हो। कैसे पता है आपको? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो देखो, इन्वेंटरी मतलब कि एक तरीके से स्टॉक। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या रेशियो है? तो बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इन शॉर्ट COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखो, मेरी बात यहाँ पर एक समझना कि जब एवरेज स्टॉक अगर आप फाइंड करोगे तो उसके लिए आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होने चाहिए और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एवरेज स्टॉक मिलता है। ठीक है, टोटल करके। लेकिन देखो, पूरा क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर अलग कर पाओ। है क्वेश्चन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिससे आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को आप अलग अलग डिफाइन कर पाओ? देखो, पॉसिबल है नहीं है। आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर है 7 और COGS भी है आपके पास 7 लाख, जो ऑलरेडी आपने 7 लाख रुपए ऊपर फाइंड किया है। और एवरेज स्टॉक चलो हम लिखते भी हैं यहाँ पर, तो एवरेज स्टॉक का आंसर कितना आएगा? देखो, एवरेज स्टॉक का आंसर आ जाएगा 7 लैक्स डिवाइड बाय 7। बेटा 1 लाख रुपए एवरेज स्टॉक आएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एवरेज स्टॉक से आप कुछ और निकाल सकते हो? मतलब यहाँ पर पॉसिबल है कि एवरेज स्टॉक से आपको ये मालूम हो जाए कि ओपनिंग कितना होगा, क्लोजिंग कितना होगा। सोच लो थोड़ा, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। देखो, कैसे भी करके आप यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे पता है? एवरेज स्टॉक कंसीडर एज क्लोजिंग स्टॉक और वो 1 लाख रुपए कंसीडर कर लेंगे।
हम ये समझेंगे कि हमारा जो एवरेज स्टॉक है वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में इसी हिसाब से काम करना पड़ेगा कि अगर आपके पास एवरेज स्टॉक निकालने का कोई चांस नहीं है तो COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक है, उसके जगह क्लोजिंग स्टॉक समझ सकते हो। और फिर आप यहाँ पर जो एक फॉर्मूला है अपनी लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो देखो ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि करंट एसेट उसमें से आप स्टॉक लेस कर दो, और ये जो स्टॉक यहाँ से लेस करते हैं ना बेटा, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ में से BOD लेस करते हैं। और एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर स्टॉक में से और भी चीज़, मतलब कोई चीज़ होती है तो लेस करते हैं, वो कौन सी है? प्री पेड एक्सपेंसेस। अगर कोई आपने प्री पेड एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, तो वो भी लेस कर सकते हैं। और BOD के साथ साथ कैश क्रेडिट अगर होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन है, तो वो भी लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें ये दोनों चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस साल ही ये नोटिफिकेशन आया है, तो इस साल आपको ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है तो भी आप करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करोगे, तो इतना लेस करने के बाद, ये लेस करने के बाद जो आएगा उसको आप बोलते हो लिक्विड एसेट, और ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसको आप बोल सकते हो लिक्विड लायबिलिटी। समझे बात को? लेकिन देखो अभी अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है और ना तो CC है, तो बस इतना समझ सकते हैं। BOD भी नहीं है तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। अभी ये आपके पास है 0.75। करंट एसेट कितनी है? तो देखो करंट एसेट तो नहीं है अपने पास। स्टॉक अभी हमने निकाला 1 लाख रुपए, और देखो करंट लायबिलिटीज आई थी क्या? देखो करंट लायबिलिटीज था क्या? देखो ये रहा करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए, और कोई BOD भी नहीं है अपने पास, तो ठीक है कोई बात नहीं है। BOD नहीं है तो जाने दो, BOD है ही नहीं, नो BOD। अब ये 2 लाख को अगर मैं सामने ट्रांसफर करूं, ठीक है, ये 2 लाख को अगर मैं सामने के साइड ट्रांसफर कर दूं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, तो 0.75 इंटू 2 लैक्स कितना आता है? 1,50,000, और ये आ जाएगा करंट एसेट माइनस 1 लैक्स। और ये 1 लैक्स को अगर मैं सामने ले जाऊं तो 1,50,000 में ये 1 लैक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये करंट एसेट आ जाएगा जो कि 2,50,000, ये करंट एसेट। अब देखो कुछ कुछ चीज तो अपने को मिल गई। इन्वेंटरी मतलब कि यहां पर स्टॉक बोला था तो स्टॉक आ गया 1 लाख रुपए। लिक्विड एसेट नहीं आई, तो लिक्विड एसेट भी ढूंढ लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पास लिक्विड एसेट आ जाएगी। अभी क्या होती है? करंट एसेट में से स्टॉक माइनस कर दो, और हो सके तो प्रीपेड एक्सपेंस हो तो वो भी माइनस कर देना। 2,50,000 और स्टॉक अपने पास है 1 लाख, मतलब यहाँ पर 1,50,000 क्या आ गया? ओके, लिक्विड एसेट हो गया। और यहाँ पर एट द एंड करंट रेशियो बोला गया, और करंट रेशियो ढूंढना है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट आ गई थी 2,50,000 की, और ये आ गया था 2 लाख, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था। ओके, तो 2,50,000 को 2 लाख से डिवाइड करें ना तो 1.25/1, ये मत भूलना, रेज़-1 करना। हो गया ये आपका 3 मार्क्स फिक्स। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? बोला कि ऑपरेटिंग रेशियो। कितने सारे क्वेश्चन हमने अपने कोर्स में ये वाले किए हैं, ठीक है, बहुत सारे। ऑपरेटिंग निकालना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, कि आपको कैश फ्लो एक्टिविटी में जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे
ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो 3 लाख से बढ़ के कितना हो रहा है, 3,50,000। एक खास बात ये ध्यान रखना, ऊपर जो डेट है वो ओपनिंग क्लोजिंग। ओके मतलब देखो नेट प्रॉफिट जो है आपके पास, उसमें 3 लाख का प्रॉफिट पहले था, 350 का अभी हो गया, तो 50,000 का प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ। तो मतलब ये इस साल हमने प्रॉफिट कमाया होगा। जनरल रिजर्व में 1 लाख था, अभी 1,50,000 हो गया, तो हमको यहाँ पर ऐड करना है जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व में भी हमने 50,000 का क्या किया होगा, इस साल प्रोविजन किया होगा। फिर अपने पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट होता है उसका आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैंने बना दिया। ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहां पर देखो आपके पास ओपनिंग कितनी थी, तो ये ओपनिंग थी, और समझो ये क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस की जो ओपनिंग बैलेंस होती है ना, वो क्रेडिट साइड ही जाएगी, 3 लाख रुपए। ठीक है, और क्रेडिट बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड एंट्री कर लेना, यहां पर 3,50,000 रुपए। डन। अभी यहां पर आपको एक और काम करना है जिसमें यहां पर एडजस्टमेंट है। देखो बोला कि एक प्लान था जो कि 2 लाख रुपए का था, बुक वैल्यू 1,40,000, ओके, वॉज सोल्ड 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। मतलब देखो मेरे पास एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट प्राइस जो थी ना वो 2 लाख रुपए थी, और उसकी बुक वैल्यू बोला। देखो बुक वैल्यू मतलब समझ रहे हो, डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू आती ना, दैट इज बुक वैल्यू। ओके, ये आपकी बुक वैल्यू हो जाती है 1,40,000 रुपये। मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो आया 60,000 का, वो क्या था, वो डेप्रीशिएशन था। ओके, अभी तक जो इस एसेट पे जो एसेट बेचा ना, जो एसेट बेचा उसका डेप्रीशिएशन ये है 60,000। ठीक है, और उसको हमने बेचा 1,80,000 में, सोल्ड। तो मुझे बताओ 40,000 क्या हुआ, ये हुआ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना बेटा, वो प्रॉफिट तो बाद में, लेकिन जो एसेट बेचा उसका डेप्रीशिएशन कितना था, 60,000, और वो यहां पर डेबिट होता है, वो यहां पर डेबिट होता है। और लिखेंगे एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स का नाम था प्लांट। मतलब जो एसेट बेचा उसका डेप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट साइड होता है, और इसको अगर एंट्री करेंगे तो 4,10,000 रुपीज़ का टोटल मिलेगा अपने को। और ये 4,10,000 का जो टोटल है उसमें से 3 लाख अगर माइनस कर दे तो आपको ये पता चल जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने कितना प्रोविज़न किया होगा डेप्रीशिएशन का, और कितना प्रोविज़न किया होगा वो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन। हो गया। चलिए अभी आपको यहाँ पर एक और चीज़ लेस भी करनी है। क्या लेस करना है, बोला कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, 40,000 मतलब प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला टॉपिक किया है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम जनरली जो स्टार्टिंग में करते हैं ना, नेट प्रॉफिट में जो चीज़ ऐड करते हैं वो चीज़ ऐड करते हैं जो डेबिट साइड लिखते हैं P&L अकाउंट। ठीक है, जो P&L में डेबिट साइड लिखते हैं वो चीज़ को ऐड करते हैं, और जो P&L में क्रेडिट साइड लिखते हैं वो चीज़ क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी P&L में क्रेडिट साइड करते हैं, उसको लेस कर दो। ठीक है, और फिर और एक तरीके से ऐसा भी है कि ये जो प्रॉफिट है वो अपना रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट नहीं है,
तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ से लेस कर देते हैं। उसके बाद अभी आपको जो भी ऐड लेस करना है उसमें हमें देखना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी उसमें क्या क्या कवर होता है। जैसे यहाँ पर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ करंट लायबिलिटी। गुडविल, अच्छा गुडविल को रिटर्न ऑफ होता है ना, गुडविल क्या होता है, रिटर्न ऑफ होता है। तो एक सेकेंड मैं इसको नीचे लिखूंगा पहले, क्योंकि गुडविल यहाँ पर रिटर्न ऑफ हुई है। और गुडविल कितनी रिटर्न ऑफ हुई है, 2 लाख की 1 लाख हुई। तो 1 लाख रुपए क्या कर लेंगे हम, ऐड कर देंगे। और गुडविल रिटर्न ऑफ पीएनएल में क्या होता है, डेबिट, इसलिए ऐड कर दिया गुडविल रिटर्न ऑफ। और लेस करना है मेरे को प्रॉफिट, वही प्रॉफिट ऑन प्लांट, क्योंकि ये मेरे को लिखना होता है क्रेडिट साइड, तो ये ऐड कर दें, सॉरी ये लेस कर देंगे। और फिर इसके बाद आपको करंट एसेट देखनी है और करंट लायबिलिटी देखनी है। अब देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 50,000 से बढ़ के या घट के कितना हो रहा है, 30,000। तो ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो बोला कम हो रहा है। तो 50 से 30 हो रहा है, तो 30 हो रहा है मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है, 20,000। तो अपना नियम क्या कहता है कि अगर करंट लायबिलिटीज में अगर कम होता है तो आप माइनस करो और बढ़ता है तो प्लस करो। तो यहां पर तो करंट लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, और फिर ये 4 लाख है और ये 350 हो रहा है। तो यहां पर उल्टा होता है कि अगर डिक्रीज होता है ना तो आप ऐड करोगे, 4 लाख से 350 हो तो आप 50,000 क्या करोगे, ऐड करोगे। मतलब लिखोगे डेटर्स इंक्रीज। ओके, अब करो इसको ऐड लेस, जैसे 50,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख 10,000 प्लस 1 लाख माइनस 40,000, मतलब ये आ जाएगा 270। और 270 में से अगर 20 माइनस करके 50 को ऐड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपए। और ये 3 लाख मेरा फाइनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलने वाला कैश फ्लो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने को यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है, देखो पढ़ो। अपने को यहाँ पर ये देखना है कि कैश फ्लो तो सॉरी फंड फ्लो के अंदर जो इफेक्ट होती है, ठीक है, कि इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, वो देखना है। देखो बताता हूँ, यहाँ पर बोला गया है कि आपका सोर्सेस ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है फंड का, या फिर मतलब एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब सोर्सेस हो रहा है या फिर एप्लीकेशन हो रहा है। और देखना है कि इफेक्ट भी नहीं हो रहा है तो भी देखो, मतलब 3 चीज़ होता है, पता है ना आपको। कैश फ्लो नहीं सॉरी फंड फ्लो के अंदर 3 चीज़ें होती है, या तो सोर्सेस ऑफ फंड होता है, या तो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, या तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिससे कोई इफेक्ट ही नहीं होता है ये ना। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। कुछ ट्रांजेक्शन से सोर्सेस ऑफ फंड होता है, कुछ ट्रांजेक्शन से एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। अब इसको याद करने के लिए मैंने आपको कोर्स के अंदर स्पेशली इसके लिए 1 से 2 लेक्चर लिए थे, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जब आता है तो आपको बैलेंस शीट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना पहले। ठीक है, एक हिस्सा होता है जिसमें कैपिटल होता है, जिसमें रिजर्व सरप्लस होता है, यहाँ पर करंट लायबिलिटी होती है, करंट एसेट होता है, और फिर मैंने यहाँ बोला था ये फिक्स एसेट होता है। ठीक है, फिक्स एसेट या तो फिर इन्वेस्टमेंट। ओके, और यहाँ पर रिजर्व सरप्लस के साथ आप लॉन्ग टर्म जो अपने बोरोइंग होता है वो भी हम ऊपर के साइड कंसीडर करेंगे, मतलब बोरोइंग। इतना याद रख लो। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन देखना है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखो कि जो ट्रांजैक्शन की इफेक्ट नहीं होती है वो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे इस कोई एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें इधर इफेक्ट हुआ और दूसरा उसका एंट्री यहाँ पर हुआ, या तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका एक एंट्री यहाँ पर हुआ दूसरा एंट्री यहाँ पर हुआ। ठीक है, या तो फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी दोनों एंट्री करंट
लायबिलिटीज में ही हो गई, या तो ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी दोनों एंट्री करंट एसेट में ही हो गई, ठीक है, या तो फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी एंट्री इसी वाले हेड में ही हो गई, दोनों एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट, या तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी एंट्री इसमें ही रह गई। तो इतने ट्रांजेक्शन की फंड फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहती, नो इफेक्ट, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए नो इफेक्ट लिखना है अपने को, ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है, लाइक देखो मैं बताता हूँ, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसका इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होता है मतलब सोर्सेस या तो एप्लीकेशन। जैसे कोई ट्रांजेक्शन है जो इन दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, इधर डेबिट हो रहा है या तो इधर क्रेडिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डेबिट क्रेडिट। कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो इन दोनों ग्रुप में हो रहा है, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और ऐसे ट्रांजेक्शन है, इसका फंड फ्लो पे इफेक्ट होता है, इसका फंड फ्लो पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैंने ये सब कुछ आपको लर्न करवाया था, अभी इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़ो और फिर लिखो कि इफेक्ट हो रही है तो कौन सी हो रही है, और नहीं हो रही तो नो इफेक्ट। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 50,000। अब पहले मुझे इसकी जर्नल एंट्री सोचो। जर्नल एंट्री क्या होती है? आपने कुछ बेचा और वो कैश में बेचा, तो मुझे बताओ जो बेचोगे वो क्या बेचोगे? गुड्स बेचोगे, और गुड्स क्या होता है? स्टॉक होता है। मतलब आपने स्टॉक बेचा तो स्टॉक यहां से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉक बेचने से पैसा मिलेगा, और जो पैसा आएगा वो यहां पर आएगा। मतलब समझो करंट एसेट में ही कम हो रहा है और करंट एसेट में ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दोनों करंट एसेट ही तो है। तो मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन की कोई इफेक्ट होनी चाहिए, तो बोला कि सर नो इफेक्ट ऑन फंड, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन फंड, ओके, नो इफेक्ट ऑन फंड। हो गया, काम खत्म। समझे बात को? हाँ, क्योंकि करंट एसेट में ही दोनों ट्रांजैक्शन हो गए। अभी देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व। मुझे बताओ बैड डेट रिजर्व का जब आप प्रोविजन करते हो तो किस में एंट्री करते हो? तो एक तो फिक्स एसेट में से आप एक फिक्स एसेट में नहीं, बैड डेट रिजर्व जब आप कंप्लीट करते हो तो डेटर्स जो होता है ना, डेटर्स, उसमें से क्या करते हो? लेस करते हो बैड डेट रिजर्व को, ठीक है। और उसकी दूसरी एंट्री पता है क्या पर करते हो? जब प्रॉफिट लॉस होता है ना, प्रॉफिट लॉस में, उस प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड लिखते हो ना, तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड एंट्री करते हो, यहां पर एक एंट्री करते हो। और प्रॉफिट लॉस तो क्या होता है? रिजर्व सरप्लस में होता है। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? इन दोनों के बीच में हुआ। तो इफेक्ट होगा तो होगा, क्या इफेक्ट होगा? तो प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब कोई भी एक्सपेंसेस का, या तो कोई भी जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन करने से आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग इनकम है। देखो, इनकम तो हमेशा सोर्सेस ऑफ फंड ही होती है ना, तो ये आ जाता है सोर्सेस ऑफ फंड। भले नॉन ट्रेडिंग है, ठीक है, लेकिन ये सोर्सेस ऑफ फंड होगा। नॉन ट्रेडिंग इनकम भी सोर्सेस ऑफ फंड होता है। चलिए, उसके बाद आपको यहां पर एक और काम करना है। क्या है? देखते हैं। देखो, लास्ट लाइन, क्या लास्ट लाइन है? गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। मैंने कुछ गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिया। अब मेरे को बताओ सप्लायर कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, ओके। और गुड्स क्या होते हैं? यहां पर होते हैं। अगर मैं गुड्स रिटर्न कर दूंगा तो मेरे पास से गुड्स कम हो जाएंगे, और सप्लायर को रिटर्न करूंगा तो सप्लायर भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो मेरे जो दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में हो रहे हैं। और मैंने बताया था जो ट्रांजैक्शन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में होते हैं वहां पर नो इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट ऑन फंड। हो गया, देख लो, काम खत्म। और ये जो टेक्निक्स है उससे आप पता है कि ट्रांजैक्शन को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मतलब आपको बस इतने से पता हो जाएगा लॉजिकली कि 4
जो बैलेंस शीट की 4 जगह है, उस 4 जगह में से कौन सी जगह पर कौन सा इफेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग आप उसको जज कर सकते हो। लॉजिकली वे से सीख लो, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप इतने सारे ट्रांजेक्शन एग्जाम में कोई भी पूछ सकते, चलो ठीक है ये 4 पूछ लिया तो आप याद करके भी चले जा सकते हो, लेकिन कोई और ट्रांजेक्शन आ गए तो क्या करोगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जैसे चलो एक ट्रांजेक्शन मैं आपको देता हूँ, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश एट 50,000, लेकिन मैं इसमें अगर ऐसा कर दूं यहां पर सिर्फ ब्रैकेट करके कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 40,000, मतलब 40,000 का गुड्स मैंने 50,000 में बेचा। अब मुझे बताओ कि नो इफेक्ट ऑन फंड आएगा या फिर सोर्स ऑफ फंड आएगा या फिर एप्लीकेशन फंड आएगा। अब मुझे बताओ, आंसर करना मेरे को कमेंट में, ठीक है, फिर मुझे बताना कि कितना समझ में आया, ठीक है। तो एक ही चीज़ होती है कि जो चीज़ है आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछते हैं वो कभी कभी सेम नहीं पूछते, उसमें कुछ चेंज करके पूछते हैं और आप सीधा जो रट्टा मार के गए होते उसको टिक कर मतलब लिख दे के, ठीक है, जैसे लिख देते हो जैसे नो इफेक्ट, तो ऐसा नहीं होता। ट्रांजेक्शन का मोटिव देखा जाता है कि ट्रांजेक्शन जो हो रहे कौन सी इफेक्ट कहाँ पर हो रही है बैलेंस शीट में, और इसके हिसाब से ही फिर ये नो इफेक्ट या तो एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए तो आगे बढ़ देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है पूछा है, क्या बोला गया, स्टेट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मेथड पूछिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की मेथड कितनी है। पता कितनी मेथड है? टोटल 8 मेथड है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं। और मैंने ये 8 मैटर किसी एक पेपर के अंदर करवाई हुई है, ठीक है, सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। सबसे पहली मेथड कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ओके, ये हो गया। दूसरी मेथड है ट्रेंड परसेंटेज, क्या? ट्रेंड परसेंटेज। तीसरी मेथड है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद मेथड आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है आपका एक चैप्टर का नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसको लिखेंगे कैश फ्लो एनालिसिस, ओके, कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो का एनालिसिस करना पड़ेगा कोई भी कंपनी में। आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो ना शेयर मार्केट में, तो ये भी एक एनालिसिस होता है, उसको करना पड़ता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। दूसरा एक होता है फंड फ्लो एनालिसिस, कि कंपनी का फंड फ्लो कहाँ से आ रहा है, कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है। फिर होता है रेशियो एनालिसिस, फिर उसके बाद होता है एक वैल्यू एडेड, ओके, स्टेटमेंट। और इतनी आपकी जो एनालिसिस की मेथड है वो आपको देखने होते हैं जब कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का आप एनालिसिस करते हो कि ये कंपनी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने। तो इतनी सारी चीज़ होती है, उसके बाद आप डिसीजन लोगे कि हाँ हम इस कंपनी में पैसे लगाए या नहीं लगाए, ठीक है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, पैसे लगाते कैसे, ओके, बस कुछ लोगों के पर विश्वास करके पैसे लगाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इतनी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, फिर जाके पैसा लगाते हैं अपना कोई कंपनी के अंदर, ठीक है, तभी वो सक्सेस ज़्यादा जाते हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।